Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, sir? Who's Techno Sanket here? Sanket. His name is Techno Sanket. Please mute yourself, Ajmat. Okay, so what was the last lesson that we did? No idea. Sir, first essay is Sir, complete. India again, sir. India again. Why was it called India again? Why? Good afternoon, sir. Who's this? क्या अमित नाम है कुमार। भाई? अमित कुमार। Yes, sir. अमित, एक बार आपको और एक मैं गुरु मंत्र देता हूँ, ठीक है? आप किसी क्लास में कहीं दाखिल होते हैं और आप लेट होते हैं, आपको अंदर एंट्री मिल गया, तो चुपचाप एक जगह पकड़ करके और क्लास को अटेंड कीजिए, रादर Okay, देन sir. गुड आफ्टरनून बोल करके और पूरे क्लास को जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसमें व्यवधान डालें गुड आफ्टरनून। शिष्टाचार के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब क्लास की शुरुआत में पहुंचते हैं तब बोलते हैं गुड आफ्टरनून, नॉट व्हेन यू आर लेट एंड यू डिस्टर्ब द मोमेंटम। जो गति बन चुकी है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए सब लोगों को, ठीक है? Seven people are still waiting. अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अटेंडेंस बनाने में मुझे काफी परेशानी आ रही है इतने बड़े बैच का, तो मैं ये जानना चाहूंगा आप लोग को कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन कि पहले में आपको रोल नंबर लेना है, उसके बाद एक डैश या हाइफन डाल करके आईडी लेना है, उसके बाद डैश या हाइफन डाल के आपको अपना नाम लिखना है, ऐसा कुछ बताया गया है या कुछ नहीं बताया गया? बताया गया नहीं, तो उसको लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं? अगर एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देना है और एक सिंपल सा आप दिशा निर्देश दिया गया है, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको फॉलो करना इतना मुश्किल है, तो एग्जाम में आप लोग कैसे क्या करेंगे यार? अभी अमर कुमार है, उन्होंने अपना रोल नंबर डाल के ब्रैकेट में डाल दिया है, ब्रैकेट में तो नहीं बोला गया होगा क्योंकि आप ही ने सिर्फ डाला है। अब इससे होता क्या है कि जूम का इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना बढ़िया ऐप है कि वो क्रोनोलॉजिकली लेता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ऐसे करके वो लेता है। तो जब वो स्क्रीनशॉट आता है, मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है, उसको अटेंडेंस बनाने में। लेकिन जब आप इस तरह का कोई आईडी पहले लेगा, कोई रोल नंबर पहले लेगा, तो इसमें क्या होता है कि मैं ढूंढ करके हर व्यक्ति का अलग अलग बनाता हूँ, क्योंकि एक बैच का, आप लोग के इतने लंबे बैच का मुझे 45 मिनट लग जाता है। आई हैव अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो। अब रोहित कुमार, उनको मन किया तो उन्होंने आईडी पहले डाल दिया 6051, उसके बगल में रोल नंबर, तो अगर बताया गया है तो व्हाई इज इट नॉट बीइंग फॉलोड?
Have I shared the screen with you? Yes, sir. Yes, sir. So रोहित कुमार बोला कि सर मैं अभी ही चेंज करूंगा, वो बाहर गया, मैं फिर से उसको एंट्री दूंगा after he has changed it. He could have waited for the next time anyway. So coming back to the lesson, तो हम लोग थोड़ा सा मैं recap करूंगा. The recap is about last lesson जो हम लोगों ने किया था, India again, about EM Forrester. और again इसलिए लिख रहे हैं कि वो दोबारा वो इंडिया आए थे, इंडिया के लोगों से, यहाँ के कल्चर से उनको बहुत प्रेम था, लेकिन उन्होंने एक ये भी लिखा है कि फर्क उनको क्या नजर आया दोनों विजिट्स. पहले विजिट में जो 9 सालों के अंतरकाल पे ये विजिट हुआ था. देवेंद्र को एक्सप्लेन कर दिया, जो उनका मित्र है, कि भाई क्या हमने बोला था. ठीक है, मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है, आगे भी बढ़ना है मुझे. तो अभी वो एंट्री की है. तो इन हिज लास्ट, ऑन हिज फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में क्या चेंजेस पाया, बहुत से चेंजेस का उन्होंने जिक्र किया जो हम लोग डिस्कस किए. तो वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आदमी को मेंशन करना चाहिए. मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस उन्होंने पाया. फर्स्ट चेंज दैट ही फाउंड दैट पीपल वर नॉट डिस्कसिंग लिटरेचर, जिसके कि मेन सेमिनार के लिए वो लोग आए थे, वो चीज डिस्कस नहीं है. लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे. जो गणमान्य व्यक्ति थे, इवन दे वर मोर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग पॉलिटिक्स. तो ये एक समस्या थी. और ये उन्होंने एक चेंज देखा, ऑब्जर्वेशन किया. द अदर थिंग ही नोटिस दैट इन द फर्स्ट विजिट पर्दा सिस्टम वाज वेरी मच प्रेवलेंट, प्रचलित था. वो हर लेडी जो है वो पर्दा रखी रहती थी. जब दूसरे विजिट में वो आए तो उन्होंने देखा कि कुछ बदलाव हुआ. कम लड़कियां या कम औरतें पर्दा सिस्टम या पर्दा रखी. और उनका मानना था कि अगर इंडिया को उन्नति करना है तो अपने दोनों जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, को बराबरी पे लाना होगा. एजुकेशन के मामले में, निर्णय लेने के मामले में, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं अबाउट द कंट्री, अबाउट द फैमिली में कोई डिसीजन लेना है तो मेल ही, फादर ही लेंगे. मदर है तुम चुप रहो, तुम बैठो. ये कल्चर था मतलब पहले का. आप सब लोग भी वाकिफ होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा होगा. तो ये सब चीजों के लिए उन्होंने बहुत सा चेंजेस या इसके लिए देखा कि नाउ women were also going outside, purchasing things or working or doing small chores actually. Chores मतलब रोजमर्रा के काम को CHORES, chores कहते हैं. ठीक है, रोजमर्रा के घर के काम को, जिसको सब्जी लाना, ये लाना, बिजली का बिल जमा करना. आज के डेट में सब इंटरनेट पे हो जाता है, लेकिन ये सब रोजमर्रा के काम, उसको chores कहते हैं इंग्लिश में. So if you come across that word, Nakib Nirala is joining, Dhruv Kumar is joining, Pushparaj is joining. Chalo. So that is the तो इन्होंने देखा कि ज्यादा लोग, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी, जो उनको बहुत अच्छा लगा. फिर और क्या चेंजेस उन्होंने नोटिस किया? अदर चेंज दैट ही नोटिस्ड वाज द ईटिंग हैबिट्स. बुफे सिस्टम, वो दैट वाज मोर इन वोग. वोग मतलब प्रचलन में वो ज्यादा आ गया, क्योंकि पिछले विजिट में, पहले विजिट में उनको कहीं भोजन पे आमंत्रित किया गया और वहां पे नीचे बैठ करके पत्तल में खाने का कल्चर था. उसमें उनको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि एक अंग्रेज जिस तरह के कपड़े पहनता है या शूज पहनता है हमेशा, तो
तो वो सब चीज आप पहन के खाना नहीं खा सकते। तो ही वॉज वेरी प्लीज, क्योंकि पिछले एपिसोड में उनका बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा था। तो ही डिस्कस्ड अबाउट ये सब डिफरेंसेस उन्होंने ये कहा। फिर ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द लैंग्वेज। साउथ इंडिया के लोग थे जो अंग्रेजी पसंद करते थे, whereas नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी या उर्दू वो पसंद करते थे भाषा में। These were the topics that he discussed. ये एक रिकैप था आप लोग को क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें कि लॉन्ग आंसर, what was the difference between the things? म्यूट किसका ऑन है? सर ध्रुव का ऑन है। ध्रुव, ध्रुव ने ऑफ कर दी। कोमल कुमारी ने अचानक उनको याद है नहीं, इंग्लिश का क्लास है, so she has joined. We're very grateful to her for having joined. कोमल कुमारी, कोमल कुमारी है, कोमल कुमारी is now the next chapter that we're going to discuss is about life's philosophy. ये भी आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में है। And the writer of this particular life's philosophy is जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे ये उन्होंने जो भाषा तो उन्होंने बहुत सरल यूज किया है, the language, but the concepts that he has tried to explain, philosophy about mysticism, ये दुनिया और अगली दुनिया, इसके बाद की दुनिया मतलब मर जाने, फिर जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं हम लोग जो करते हैं, तो वो सब के बारे में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा हाई यील्डिंग कंसेप्ट है। हाई यील्डिंग मतलब आपको बहुत परिपक्व होना चाहिए अध्यात्म में, रिलीजन के बारे में, तब आप ये सब कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो इंग्लिश इसमें डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेकिन अब मिस्टिसिज्म, अध्यात्म क्या है, या फिर मेटाफिजिक्स ये क्या, तो ये सब अध्यात्म या बहुत वेग से कंसेप्ट हैं जिसका कोई आकार नहीं है। हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि इतिहास पढ़ना है, हुमायूं, बिरबल, वो हमको आकार पता है कि क्या है, लेकिन मेटाफिजिक्स या जो रिचुअल्स हैं या जो जिस शैली से हम लोग अपनी जीवन जीते हैं उसके बारे में ये है। तो आपको कुछ कंसेप्ट्स हो सकता है कि डिफिकल्ट लगेंगे, तो मेरा सुझाव यही है कि उसको पढ़ के जो डिफिकल्ट लगे ट्राई एंड मेमोराइज दैट। यूजुअली मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि रट लो इंग्लिश में कंसेप्ट का सब्जेक्ट, लेकिन अब इसमें ऐसे उच्च टॉपिक मतलब इंग्लिश के उच्च नहीं, लेकिन ऐसी चीजों को उन्होंने ये किया है, मेटाफिजिक्स और अध्यात्म और धर्म, तो बहुत से टॉपिक्स विवादास्पद भी हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो भाई जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही वाज आल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत है उसके वो मतलब आर्किटेक्ट यानी एक इंजीनियर के रूप में उनको देखा जाता है, उन्होंने सब कुछ डिजाइन किया था। He was born great and also achieved greatness by his vision. वो पैदा भी हुए थे एक बहुत सुख समृद्ध परिवार में। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक बहुत वरिष्ठ वकील थे इलाहाबाद में। He was a very senior lawyer and very able and competent lawyer and who practiced in the courts of Allahabad. So और लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं कि उनका एक भविष्य के बारे में एक विजन था कि मुझे अपने देश को ऐसा बनाना है। That is what you call a vision. एक
दूरदर्शी थे वो, आगे क्या करना है वो सोच करके काम किया। एंड ही डिड हार्ड लेबर, बहुत कड़ी मेहनत की, सिंसियरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ और पूरी देशभक्ति के साथ, और उन्होंने ये सब बनाया। आपको सुन करके शायद ये होगा कि IITs या IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उच्च शिक्षा के जो ये हैं, आज के डेट में भी IITs and IIMs, they are comparable to the best in the world. यहाँ के सुंदर पिचारी हैं, नारायण मूर्ति IIT कानपुर के हैं, तो ये लोगों ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा है। एंड जवाहरलाल नेहरू आजादी के वक्त में कहा क्या नहीं, हम लोग को हायर एजुकेशन के लिए कुछ संस्था बनानी चाहिए, और उन्होंने ये संस्था का स्थापना किया। लेकिन काश अगर वो आज जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि सर आपने तो जो उच्च शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, यही अगर बेसिक या प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी करते, क्योंकि आज हमारे देश में जो एबल हैं, जो अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आए हैं या हाई फाई, वो लोग तो IIM में घुस सकते हैं या IIT में इंजीनियरिंग में उनका रुचि है तो घुस सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि जो गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, उन जो प्राइमरी एजुकेशन का बेस या फाउंडेशन अच्छा नहीं बना, तो वो लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। यानी जो अमीर है, वेल ऑफ है, वो पहुंच सकते हैं क्योंकि उनको शिक्षा का बेस ही बहुत अच्छा मिला है। तो प्राइमरी एजुकेशन पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। ये एक विडंबना है आज की डेट में, विच आई थिंक मेरे अपने रीजनिंग से इसको अगर किए होते सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट system of education, the primary level, at the village level, then India would have had a totally different picture. Anyway, जो नहीं हो सका वो नहीं हो सका. So it was he who gave us the slogan. जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, उनके माता पिता थे, बर्थ डेट उनका सबका पता है, बर्थ डेट सबका पता है कि 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना. So that is a known fact. His parents were, his mother was called Swaroop Rani Nehru और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू. It was he who gave us the slogan. यानी जवाहरलाल नेहरू ने हमें ये नारा दिया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. हाँ, इन्होंने दिया था आराम आराम आराम. He had given this slogan. So he was always full of optimism, आशावादी थे, full of energy, vitality, strength, inner strength. Physical strength की बात नहीं हो रही है, पहलवानी वाली. Vitality मतलब full of energy, vigor, ताकत, enthusiasm यानी उत्साह, और बहुत एक्टिव थे, निष्क्रियता नहीं थी उनमें. He was very active. ये जवाहरलाल नेहरू के traits हैं, उनके qualities हैं. He was a leader of the masses, and they also loved him. He was very popular लोगों के बीच में. Their deep love and respect for him always infused or inspired and sustained him. इतना लोग उनको इतना प्यार दिए कि वही उनका प्रेरणा का स्रोत था. So the good of the masses was ever at his heart. ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला चाहते थे, खाली अमीर वर्ग का नहीं. He undertakes many projects for the welfare of them. ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कि लोग लाभान्वित, एक खास वर्ग नहीं, लेकिन लोगों को लाभान्वित करने का एक प्रोजेक्ट जो मुझे दिमाग में आ रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी और उसको एक्टिव भी किया था, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट.
जो पंजाब sir. में, हाँ, बाकानगर डैम प्रोजेक्ट। डैम, हाँ, तो उसमें डैम से बिजली विद्युत पैदा हुआ। और उस टाइम इंडिया के पास जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे तो बिजली की बहुत कमी थी, और बिजली हर चीज में चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, घर घर में चाहिए। तो वी हैड सेट अप द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट एज अ डेवलपमेंट फॉर द मासेस। और फिर उसमें से जो पानी होता था वो नहर के थ्रू चैनलाइज किया जा सकता था लोगों के खेतों में। So it was for irrigation and for hydroelectricity, both. आज भी वो कार्यरत है, still functioning. फिर बाद में उन्होंने he set up the National Planning Commission with himself as its chairman. अपने आप को चेयरमैन नियुक्त किया उसने, और 5-year प्लान। आज की डेट में मोदी जी जब से आए हैं तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया, प्लानिंग कमीशन को, और उसकी जगह पे उन्होंने एक नई संस्था को ये किया है। कोई बता सकता है कौन सी संस्था है वो? नहीं, नीति आयोग का नाम सुने हैं आप लोग? Yes, sir. तो द प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना बनाती थी, वो बहुत हमारे कंट्री में सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वो, और बहुत बार उसकी आलोचना होती थी कि फंड्स एलोकेट हो गए, सब कुछ हो गया, और फाइलें जो हैं काम का वो फूल फांक रही। It was gathering dust. So what did the planning commission was scrapped, and instead with some changes the Niti Aayog was established by by Narendra Modi. अब हम लोग आते हैं as a social and political thinker. Thinker मतलब विचारक, चिंतक। चिंतक कहते हैं, चिंतक किसको कहते हैं? जो सोचता है, जो सोचता विचारता है, हाँ, जो सोचता चिंता है, करता है। हाँ, चिंता करता है। चिंता जो, किसी विषय पे चिंता, और तो कोई कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने तो चिंता और चिता को एक समान ये किया। तो चिंता sir. करने वाला तो अच्छा नहीं होगा वो। मैं अंग्रेजी साहित्य के अलावा हिंदी साहित्य में भी थोड़ा रुचि रखता हूँ। तो यहाँ पे थिंकर मतलब who always thinks and contemplates, he tries to innovate. For that matter, I can even put what you call Steve Jobs or Elon Musk in the category of thinkers, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया जो पहले से नहीं होता था। बैटरी ऑपरेटेड कार्स, किसने सोचा था कि बैटरी ऑपरेटेड कार्स बने? तो वो सोचा होगा, उस पर विचार किया कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, लेकिन वो बैटरी जो है 85 किलोमीटर ले जाएगी गाड़ी को। 50 किलोमीटर तो बेकार है। कुछ बैटरी के टेक्नोलॉजी में हम लोग शोध कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वहां के बारे में उसने रिसर्च किया, ये किया। आज के टेस्ला की गाड़ी जो है वो 500-500 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर एक चार्ज पे जाती है। वो ज्यादा व्यवहारिक है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। वनस्पत की यहाँ से 50 किलोमीटर जाइए, फिर चार्ज कीजिए आधा घंटा। कितना भी क्विक चार्ज होगा तो 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। फिर 50 किलोमीटर जाइए, फिर चार्ज कीजिए। So that is what you call a thinker, an innovator. So Jawaharlal Nehru was a thinker, but he was not a scientific thinker. साइंस के बारे में, हवाई जहाज कैसे बनाई जाए या मार्स पे कैसे पहुंचे, वो उनका विषय नहीं था। वो एक सामाजिक, हाँ, सामाजिक और पॉलिटिकल थिंकर थे। आयुष कुमार has entered the waiting room. शाबाश आयुष। तो वो उस तरह के चिंतक या थिंकर थे। So मैं थोड़ा अपना स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, उसको ये कर रहा हूँ लैंडस्केप मोड। मैं ऐसे ही खड़ा होकर के लोगों को अंदर आने देते ना। विवेक कुमार is coming in. I will not allow anybody else now. They want to go. अच्छा, who's going to take the snapshot of the attendance? या पिछली बार आदित्य ने लिया था। नो सर, मैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार सर। आपको ही मैंने मेल भेजा था क्या कि एक व्हाट्सएप किया था कि आप किसने लिया, आपका क्या नाम है? नो सर। नहीं, इसका स्नैपशॉट चाहिए मेरे को। हाँ, स्नैपशॉट, और ऐसा लेना कि वो रिपीट ना हो प्लीज। मैं देखता हूँ कि वही नाम ऊपर वाले में है, वही नाम नीचे भी हो जाता है, या तो
बहुत नहीं कंफ्यूजिंग सर, है। मैं तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में बना के भेज देता हूँ। ठीक है, तो वो भी चलो जैसा भी। तो नेहरू केम टू सिंबलाइज इंडिया, वो भारत के एक प्रतीक चिन्ह बन गए थे। विदेश में भी अगर कोई सुनता था वो इंडिया, वो जवाहरलाल नेहरू। जैसे अभी तो नहीं, लेकिन 5-7 साल पहले कहीं भी वर्ल्ड में अगर क्रिकेट हो, सचिन तेंदुलकर, अब तो उन्होंने वो रिटायरमेंट ले, तो वो एक प्रतीक चिन्ह, मतलब दोनों नाम सिनोनिम हो गए थे ऑलमोस्ट। ये ऐसा जुड़ गए थे कि एक का नाम दूसरे के बगैर अधूरा था। तो ये बाहर की कंट्रीज में ऐसा ही था। इंडिया केम टू बी सिंबलाइज्ड एज इंडिया, नेहरू। वन डे ऑफ हिज डेथ, sorry, on the day of his death, the mother of Pondicherry, must be a कोई religious head होंगी, mother मतलब father, mother ये Christianity में लोग को कहा जाता है ऐसा। In Pondicherry gave the following message, जिस दिन उनका death हुआ: Nehru leaves his body, but his soul is one with the soul of India that lives for eternity. इटर्निटी मतलब ऐसा वक्त जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी वो हमेशा के लिए उनकी आत्मा भारत की आत्मा से जुड़ गई है, ऐसा उन्होंने कहा। The following essay was written by Nehru during his imprisonment, जब वो अंग्रेजों ने उनको कैद कर दिया था अहमदनगर, शायद महाराष्ट्र में है ये, अहमदनगर फोर्ट प्रिजन। एक किला था किसी राजा महाराजा का, उसी को उन्होंने बदल दिया एक जेल में और जवाहरलाल नेहरू को उसमें डाल दिया। फोर्ट प्रिजन कैंप ड्यूरिंग द इयर्स 1942 to 1945, 3 years आजादी के पहले, he was put and forms part of his book। और वो उन्होंने वहां पे बैठ के किताब भी लिखा, और उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो अहमदनगर में जो उन्होंने वक्त बिताया, वहीं पे बैठ करके, खाली समय था, यूट्यूब या टेलीविजन था नहीं, इंटरनेट था नहीं, क्या करते नेहरू जी, उन्होंने किताब लिखने की ठान ली। ये होता बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज, बहुत रचनात्मक चीज उन्होंने किया। अगर यूट्यूब या इंटरनेट होता तो हम लोग आज तक वो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ नहीं पाते। बहुत ही अच्छा, आई हैव रेड दिस बुक and it's a beautiful concept of the history of India। कैसे जाति का ये हुआ, शूद्र, ये वो कैसे, मतलब एंशिएंट इंडिया में। फिर उसमें चाणक्य का भी वर्णन है, मगध का वर्णन है, बहुत। इट्स अ वेरी बिग एंड कॉम्प्रिहेंसिव बुक। अगर इंटरनेट होता तो शायद वो किताब नहीं होती आज। Anyway, as he speaks of his own life's philosophy, one can sense that Nehru is impatient with all forms of religion। वो बड़ा बेसब्र थे, उनको धर्म से अलगाव नहीं था या धर्म का विरोध नहीं करते थे, लेकिन जो धार्मिक रीति रिवाज जो हम लोग अपनाते थे उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते थे कि जो साइंटिफिक हो, जो साइंस जो प्रूव कर सके, उस चीज को अब मैं मानता हूं। अब काली बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा और घर बैठ जाऊंगा, ये चीज वो सख्त नफरत, इसको वो अंधविश्वास या व्हाट इज इट कॉल्ड, सुपरस्टिशन, ऐसे इस चीज को कहते हैं सुपरस्टिशन। कुछ हम मान के चलो तो उसको, ये सब वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि यह आदमी को प्रोडक्टिव होने में रोकता है अपने काम पे या इसमें। बहुत से इस तरह की जो चीजें थी वो इससे इत्तेफाक नहीं। He was impatient, यानी वो बेसब्र थे with all forms of religion, philosophy and metaphysics। अब मेटाफिजिक्स भी अध्यात्म का एक ब्रांच है, ठीक है, और मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो ये अध्यात्म, भगवान से जुड़ाव और अच्छे कर्म करो इस दुनिया में ताकि अगले जन्म में तुम एक अच्छे जाति में पैदा हो, एक अच्छे कुल में पैदा हो, ये सब के बारे में संदर्भ में है। पढ़ा हूं मैं भी रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से,
या बचपन से मुझे भी यही शिक्षा दी गई है, लेकिन ये सबको एक्सप्लेन करना साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल होता है। So philosophy, metaphysics. Metaphysics, what is metaphysics? Is a field of philosophy. उसी के बारे में, एक philosophy के बारे में, that is generally focused on how reality and the universe began. अब ब्रह्मांड का स्थापना कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सब के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। और सच पूछिए तो जो मॉडर्न साइंस है वो भी आज तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि हाउ दिस अर्थ वाज फॉर्म्ड। पहले ये आग का गोला था, ठंडा होते होते इस पे जीवन आया, पानी आया, तापमान भी उतना जितना कि आदमी का मतलब पालन पोषण हो सके। सर बिग बैंग थ्योरी हॉकिंस का था ना। यस सर, ये मेटाफिजिक्स में आएगा क्या? नहीं, it will not be। ये जो है जो अनएक्सप्लेन्ड है उसके बारे में होता है। बट सी एनी थियोरी और एनी पैराडॉक्स, इसका मतलब आप जानते हैं थियोरी? थियोरी मतलब ऐसा माना गया है, ऐसा हो सकता है, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। सर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है ना? हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। तो अगर मैंने कोई चीज को अपने हाथ से ऊपर से फेंका तो वो नीचे गिरेगा, वो और ऊपर नहीं चला जाएगा, अनलेस कि उसमें मैंने जेट इंजन नहीं फिट किया। तो दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। बट हाँ, लेकिन ये एग्जैक्ट टेम्परेचर उतना ही हो या ऑक्सीजन हवा में उतना ही है जितना कि आदमी ब्रीथ करे तो जिंदा रहे, अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो हम लोग जल जाते। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता मेरे दिमाग से। So there has to be a creation, or there has to be something that took place. ये exact वही percentage है, 20%। 25 होता तो breathing would have been impossible, हम लोग आग लग जाता because it would have been highly inflammable। या उससे थोड़ा कम होता तो that would have been inadequate। Everybody would have been walking around with an oxygen cylinder, artificial oxygen। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता। ठीक है, खैर आई एम गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू अनदर टॉपिक, उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास पृथ्वी की रचना कैसे हुई, संरचना, तो ये सब विषय पे जवाहरलाल नेहरू ने बात किया है। स्पिरिचुअल बिलीफ स्टेटिंग दैट, हाँ अब ये देखो, मिस्टिक्स यानी साधु सन्यासी लोग बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक विश्वास है। क्या है भाई? स्टेटिंग दैट अ कनेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड विद गॉड, यानी भगवान से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, अल्लाह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, या कोई भी मैं जिस धर्म को मानता हूँ मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ विद द